हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अब एग्ज़ाम सर पे आ चुके हैं तो बिल्कुल सीरियसली स्टडी स्टार्ट कर दो अपनी। हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। तो अभी हम चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने न्यूक्लियस, जो छोटा चैप्टर है पहले कवर कर लेते हैं इसको। और स्कोरिंग है 3 नंबर इसमें से बनने वाले हैं आपके। एंड स्पेशली पहले उन बच्चों को ये पढ़ना चाहिए जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, डेरिवेशन पार्ट वीक है। तो ये चैप्टर थ्योरी है, इसमें आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट न्यूक्लियस। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। कहाँ पे डिस्कवर किया था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। क्या बताया था कि जो एटम है उसका सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम आल्सो प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो हैवी पार्टिकल्स हैं, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बहुत लाइट पार्टिकल है। अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की तो ये कितना होता है, 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना छोटा होता है इसका मास। सबसे हैवी होता है न्यूट्रॉन। तो हम बात करते हैं आगे। न्यूक्लियस हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियस को प्रेजेंट कैसे करते हैं। एक वर्ड आता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या है, न्यूक्लियॉन क्या है, ये पढ़ने वाले हैं हम। न्यूक्लियर मास कितना है, कैसे लिखते हैं, मास और मास नंबर, एटॉमिक नंबर, उसके बाद वॉल्यूम, देन डेंसिटी। कौन कौन सी फोर्सेस इसके अंदर हैं वो बात करते हैं, कैसा होता है उनका नेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस पढ़ लिया, उसके बाद न्यूक्लियाइड आता है। अब हम एक न्यूक्लियस को डिफरेंट मास नंबर में, डिफरेंट एटॉमिक नंबर में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। आइसोटोप्स में क्या होता है, आइसोटोप में होता है सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट तीनों में डिफरेंस क्या है, सबका मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3। तो एक न्यूक्लियस जो है जिसका स्पेसिफिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। तो ये एक डिफरेंट न्यूक्लियाइड है, ये भी डिफरेंट न्यूक्लियाइड है, ये भी न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियस एक ही है बट न्यूक्लियाइड अलग अलग है। तो हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियाइड क्या है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस विथ फिक्स्ड Z एंड A। अब A और Z क्या है वो देखते हैं हम पहले। न्यूक्लियन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियन, और वी कैन से द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियन। और क्योंकि दो ही पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन। उसके बाद हम बात करते हैं मास कितना है। अगर एक न्यूक्लियन का मास हमारा स्मॉल m है तो टोटल मास हो गया मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन इनटू मास नंबर। ये टोटल मास आ गया न्यूक्लियस का। उसके बाद मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है वो देखते हैं। हम एक न्यूक्लियाइड को लिखते हैं इस तरह से, ये एलिमेंट हो गया, यहाँ इसका एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है या ये कर सकते हैं इसको, यहाँ मास नंबर, यहाँ एटॉमिक नंबर। तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो Z हम यहाँ लिखते हैं, Z एटॉमिक नंबर। अभी होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। अब A क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर मतलब टोटल मास कितना है उसके अंदर है वो देख रहे हैं अभी। तो नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको बोलते हैं मास नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस Z हो गया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है वॉल्यूम कितना होगा इसका, डेंसिटी कितनी होगी। तो एटम जो है, पहला तो ये कंसेप्ट हम मान लेते हैं कि ये स्फेरिकल दिखता है और ये सॉलिड नहीं होता है, एक जेली लाइक का लिक्विड बनता है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या चलना है हमको, वॉल्यूम कैसा होगा, अगर स्फेरिकल दिख रहा है तो वॉल्यूम का क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 4/3 πr क्यूब। अगर r इसकी रेडियस है, r इज
न्यूक्लियर रेडियस। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब चलते हैं हम लोग डेंसिटी पे। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो डेंसिटी क्या बात करते हैं, डेंसिटी कितनी होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना हो गया, स्मॉल m इंटू ए, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ एक्सपेरिमेंटली हमें यह पता चला है कि जो r होता है, रेडियस होता है, वो डिपेंड करता है मास नंबर पे। कैसे, r प्रोपोर्शनल टू 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो r हो गया r0 a⁻1/3। r0 क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट है और r0 की वैल्यू होती है अराउंड 1.2 फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से रो आ गया डेंसिटी m इंटू ए, ये 3 जाएगा ऊपर, 4 पाई, r की जगह क्या लिखेंगे, r0 a⁻1/3 पूरे का क्यूब है, तो ये लिख दिया। अब इसका क्यूब तो इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, 3ma/4 पाई r0 क्यूब, और यहाँ बचा सिंपल a से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया मेरे पास 3m/4 पाई r0 क्यूब। मास ऑफ न्यूक्लियन, ये क्या है, न्यूक्लियन में कौन कौन से, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और ये r0 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या आ गया, डेंसिटी क्या हो गई न्यूक्लियस की, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अराउंड 2 × 10⁻17 kg/m³। बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अगर हम डेंसिटी ऑफ मैटर की बात करते हैं, ये हो गई न्यूक्लियर की डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल मैटर की बात अगर हम करते हैं, तो आपको पता ही होगा कितना है, 10⁻³ kg/m³। तो न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कांस्टेंट है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द न्यूक्लियस हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेंसिटी। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अगर दो न्यूक्लियाई की जो रेडियस दे रखी हैं, या मास नंबर की रेशो दे रखी है 1:2, 1:3, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर डेंसिटी, तो रेशो आएगी डेंसिटी की हमेशा 1:1, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो हम मानेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, 2 में आएगा, 3 में भी आएगा। अगर आपसे बोलेगा प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो यहाँ से आपको डेंसिटी निकाल के दिखाना है, और ये दिखाना है कि ये कांस्टेंट है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। या क्वेश्चन देगा रेशो वाला कि द रेशो ऑफ द मास नंबर ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज 1:3, 1:4, 1:9, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर डेंसिटी, तो रेशो विल बी 1:1 आंसर। ये काम हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी का, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की, कौन कौन सी फोर्स लगती है न्यूक्लियस के अंदर और क्या होती है वो देखते हैं। चलो ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 फोर्स होती हैं। पहले तो हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई एक तो, और दूसरी होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, जिसको बोल सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स। अब क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में क्या होगा, रिपल्सन होगा। बट दूसरी फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, तो ये डोमिनेट करेगी ओवर इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रखा है उसके ऊपर भी ये अपना अट्रैक्शन रखेगी। तो ये टाइटली बाउंड रखेगी न्यूक्लियंस को। कितना टाइटली रखेगी कि हम जो बात करते हैं रेडियस की, अगर बात करें, रेडियस होता है न्यूक्लियस का कितना, 10⁻⁻15 मीटर, और एटम की अगर बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेट 10⁵ times smaller than एटम। एंड यही रीज़न है कि न्यूक्लियर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फोर्स बाइंडिंग द न्यूक्लियन टुगेदर इज़ वेरी हाई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। उसके बाद इसकी और भी प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं, तो ये तो हमारी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, इसको हटा देते हैं यहीं पे। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, इससे क्वेश्चन आएगा एक, हो सकता है एडर्सन रीजन में आए या MCQ आए, या डायरेक्ट पूछेगा, कहीं यूज़ कर लेगा इसको प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहले हो गई नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गई, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकंड चार्ज इंडिपेंडेंट, इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं होगा। दैट मीन्स फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर रहेंगी, चाहे पार्टिकल पे चार्ज है या नहीं है, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है शॉर्ट रेंज फोर्स। फोर्स इनकी रेंज कितनी होती है, लेके अराउंड 2 फर्मी, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करेंगी। अगर इनके पास कैपेसिटी होती है कि ज़्यादा डिस्टेंस तक काम करें तो इलेक्ट्रॉन को भी अपने अंदर खींच लेती है, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनकी रेंज बहुत कम है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वेरीज विथ डिस्टेंस, ये फिक्स नहीं होती है डिस्टेंस के साथ। अब कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन। और ये ग्राफ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान रखना अच्छे से। ये यहाँ फोर्स पूछ सकता है या पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा। ये हो गया डिस्टेंस हमारा, यहाँ आर हो गया, और यहाँ हो गया एक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका नेचर कैसा होता है, इस तरह से, ये ऐसे, ये इसका नेचर है। यहाँ जो जीरो है, ये 0.5 फर्मी होती है, इसको फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। और उसके बाद अगर डिस्टेंस 0.5 फर्मी है तो न्यूक्लियर फोर्स यहाँ 0 है, और अगर डिस्टेंस कम होगा, ऊपर का मतलब क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स होती है, पॉजिटिव फोर्स रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स रिपल्सिव रहेगी। तो अगर डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम हुआ दो न्यूक्लियन का, तो फोर्स रहेगी रिपल्सिव। अगर डिस्टेंस हमारा नेगेटिव में गया, मतलब डिस्टेंस अगर 0.5 से बड़ा हुआ, यहाँ होता है मेरा जनरली कितना होता है, 0.8 फर्मी। यहाँ पे होता है नीचे वाला जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस। ऊपर है डिस्टेंस अगर 0.5 से कम है तो रिपल्सिव फोर्स होंगी, डिस्टेंस 0.5 से 0.8 तक है तो अट्रैक्टिव रहेंगी। 0.8 पे जाके क्या हुआ, नेगेटिव हो गया, हमारा मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा यहाँ पे। और जब 0.8 से डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये फोर्स कम होती जाएंगी, और 2 के बाद अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगी। 2 फर्मी के बाद अप्रोक्सीमेट 0, इससे ग्राफ होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। यहाँ हो गया स्पिन डिपेंडेंट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी सैचुरेशन इफेक्ट। सेवंथ प्रॉपर्टी नॉन सेंट्रल फोर्स। एट्थ प्रॉपर्टी एक्सचेंज फोर्स। अब ये क्या है, स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या है, द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन इज मोर देन द फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन। अब दो न्यूक्लियॉन्स की स्पिन अगर पैरेलल रहेगी तो फोर्स ज़्यादा रहेगी उनके बीच में, एंटी पैरेलल रहेगी तो फोर्स कम हो जाएगी। अब आता है सैचुरेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी न्यूक्लियॉन अपने नियरेस्ट नेबर्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा, बाकी से मतलब नहीं होता है उनका। जैसे अगर यहाँ मैं बहुत सारे न्यूक्लियन बना देता हूँ, एक ये हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियन बना दिए मैंने, ऐसे रख दिया, तो ये कोई भी न्यूक्लियन, जैसे ये न्यूक्लियन की बात करता हूँ तो ये नियरेस्ट नेबर कौन कौन से हैं, ये वाले।
इनसे कांटेक्ट रखेगा, बाकी से मतलब नहीं है इसको, बाकी से न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा। ये उसकी होती है हमारी सैचुरेशन प्रॉपर्टी या सैचुरेशन इफेक्ट बोलते हैं इसको। सैचुरेशन इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स मीन्स दैट every nucleon inside the nucleus interact only with its nearest neighbors। नॉन सेंट्रल फोर्स कौन सी है, जो फोर्स कौन सी है, सेंट्रल फोर्स पहले पढ़ लो कौन सी है। सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, द फोर्स विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू बॉडीज और टू मासेस, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। बट यहाँ फोर्स कौन सी है, ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, द फोर्स डजंट एक्ट बिटवीन टू बॉडीज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। उसके बाद हमारी एक्सचेंज फोर्स है। तो जापानीज साइंटिस्ट थे युकावा, जिन्होंने बताया कि ये जो फोर्स लगती है तो कुछ जो दो न्यूक्लियन हैं उनके बीच में कोई पार्टिकल शेयर करते हैं, तब ये फोर्स एक्ट करती है। पार्टिकल का नाम उन्होंने बताया मीजोन। तो मीजोन एक नया पार्टिकल डिस्कवर हुआ जो शेयर होता है बिटवीन द टू न्यूक्लियन जब दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी हमारी। ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। सैचुरेशन इफेक्ट आप भूल सकते हैं बार बार, तो यहाँ ध्यान रखना सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है। सैचुरेशन इफेक्ट का बता दिया मैंने अच्छे से आपको। ओके, तो यहाँ कुछ मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उधर, देखते हैं इनको ये क्यों लिख रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोमर्स, ये बात करने वाले हैं। आइसोटोप्स क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम। तो आइसोटोप में क्या रहेगा, सेम जेट डिफरेंट ए मास नंबर। द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एक न्यूक्लियस डिफरेंट मास नंबर में एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी एलिमेंट का, तो उसको हम बोल सकते हैं उनके जो हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या रहेगा, सेम जेट डिफरेंट ए। अब हमें ये चेक करना है एलिमेंट से कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। तो सबसे पहले ये तीन देखो, सब में जेड कितना है, एक एक एक। तो यहाँ एग्जांपल आ गया 1H1, 1H2, 1H3। और कोई देखते हैं यहाँ पे जिनका जेड सेम हो, यहाँ 17 है, या 16 है, या 20 है, और किसी का 18 है, यहाँ पे 3 3 3। तो इन दोनों का 3 आ रहा है, देखो ये हो गया, तो 3 3 आ रहा है। यहाँ लिख दिया मैंने Li36 एंड Li लिथियम 37, ये भी आइसोटोप्स हैं। और किसी का सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये एग्जांपल हो गए हमारे आइसोटोप्स के। और फिर चलते हैं आगे, आइसोबार। आइसोबार में क्या आएगा, तो हमारे ये हो गए, ये दोनों हो गए। अब देखते हैं आइसोबार क्या है। आइसोबार में क्या रहेगा, सेम रहेगा मास एंड डिफरेंट मास नंबर, सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर जेड। फिर से देखना है जिनका मास नंबर सेम है। तो मास नंबर किसका सेम दिख रहा है, ये वाले हो गए मास नंबर जिनका सेम है। क्लोरीन 1737 एंड सल्फर 1637, ये आइसोबार हो गए। और कोई आइसोबार, इसका 40 है, इसका भी 40 है। कैल्शियम 20, आर्गन 18। तो यहाँ कैल्शियम 20 40 एंड आर्गन 18 40, ये हो गए हमारे आइसोबार। और देखते हैं क्या है आइसोबार। आइसोबार और कुछ मिलेगा, 39, ये अभी डिफरेंट है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, बाकी दो बचे हुए हैं जो आइसोटोन। आइसोटोन में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट जेड रहेगा, डिफरेंट ए रहेगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे। अब बचा क्या है, पोटेशियम। इसमें पोटेशियम की अगर बात करता हूँ तो के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे इसके अंदर, 39 माइनस 19 20 हो गया। और उसके बाद मैं देखता हूँ दूसरा कोई मिलेगा इसमें जिसमें 20 न्यूट्रॉन्स हैं। 20 न्यूट्रॉन्स यहाँ देखो, मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, ए माइनस जेड 20। तो ये क्या हो गए मेरे
आइसोटोन। तो कैल्शियम 2040 एंड पोटेशियम 1939 आर आइसोटोन्स। उसके बाद यहाँ देखता हूँ मैं मरकरी Hg दे रखा है मेरे को 80 एंड 198। तो यहाँ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 198 माइनस 80 1118। अब Pu क्या है, Pu बताएंगे मेरे को कमेंट में आप। Pu क्या होता है, Pu का कितना दे रखा है, एटॉमिक नंबर 79, मास नंबर दे दिया आपको 197। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 197 माइनस 79 118। तो ये हो गए हमारे आइसोटोन्स के एग्जाम्पल्स। लास्ट बचा आइसोमर। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियाइड्स हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग स्टेट्स में हैं, तो उनको बोलते हैं आइसोमर्स। यहाँ सब कुछ सेम रहेगा, मास नंबर एटॉमिक नंबर सब सेम रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा, उनका एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट रहेंगे। जैसे कोई मान लिया एक न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट पे है और दूसरा कोई किसी एक्साइटेड स्टेट्स में है, तो उनका मतलब होता है वो क्या है, आइसोमर्स हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में अगर कोई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियाई होगा, तो क्या करेंगे उसका, जैसे मैं लिखता हूँ ये जेट ए। अगर ये न्यूक्लियस किसी भी, ये न्यूक्लियाइड किसी एक्साइटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो इसके ऊपर लगा होगा स्टार। न्यूक्लियर के जो हमारे न्यूक्लियर मासेस हैं, एटॉमिक मासेस हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हमें मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। इसको दिखाते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट को दिखाएंगे AMU से, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब ये क्या होती है, एक यूनिट है जो एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मासेस को मेजर करने के काम आती है। अब इसका मतलब क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए C12 एटम। तो C12 एटम, C मतलब कार्बन, तो कार्बन 12 का एटम है, उसका 1/12 कर देंगे तो जो मास आएगा उसको बोलते हैं 1 AMU। इसकी वैल्यू होती है 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 10⁻⁻27 kg। अब एक यूनिट भी आती है, यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे। तो जो एनर्जी होती है यहाँ हम बात करते हैं उसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन which is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। ये एनर्जी जो होगी, अब हम लिखेंगे कैसे इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन E इंटू 1 वोल्ट। अब चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1 eV इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1 वोल्ट, मतलब 1 हो गया। तो ये हो कितना हो गया, यूनिट किसकी, एनर्जी की यूनिट है, तो ये हो गया Q इंटू V, ये चार्ज है, चार्ज इंटू वोल्ट कितना बन गया, W क्या होता है, V इंटू Q। यहाँ से फॉर्मूला पता होगा आपको, V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से क्या आएगा, W क्या आएगा, जूल में आएगा। ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 जूल को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम कई बार यूज़ करते हैं बड़ी यूनिट जिसको बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 6 यहाँ कम कर देंगे तो 1.6 10⁻⁻13 जूल, इसको बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है चैप्टर के अंदर, मास डिफेक्ट, देन बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। मास डिफेक्ट क्या है कि मेरे पास एक न्यूक्लियाइड है जेट ए, इसका कुछ मास है। अगर मैं इसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ, 2 पार्ट्स मान लिए मैंने, यहाँ हो गया मेरा वाई और जेड में, तो इन दोनों का मास जो जोड़ के निकालता हूँ और इसका मास देखता हूँ, मास ऑफ एक्स छोटा होगा मास ऑफ वाई प्लस
मास ऑफ जेड से। अब छोटा क्यों हुआ, यहाँ फॉर्मूला बनता है आइंस्टीन का, मास एनर्जी रिलेशन यूज करेंगे, E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एनर्जी मास और सी स्क्वेयर क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया, इसको ब्रेक किया तो हमने जो एनर्जी सप्लाई करी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मास में, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बताने वाले हैं अभी। तो ये हमारा होता है क्या, मास बढ़ गया और इस डिफरेंस को ही इसमें से ये वाला मास कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम में क्या करता हूँ, अगर एक न्यूक्लियाइड में क्या करना है मेरे को, डेल्टा एम हो गया जेट मास ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, ए माइनस जेट मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन। जो पूरे इसके अंदर न्यूक्लियंस कितने हैं, उनका मास माइनस करना है, क्योंकि जब कंबाइंड थे सारे तो मास उसका कम था, अलग अलग ब्रेक कर दिया प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, तो मास बढ़ गया। और ये डिफरेंस जो हमारा आया इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इसी को बोलते हैं। टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस, तो ये हमारा आता है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकालनी है, ई बाइंडिंग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर, यहाँ से फॉर्मूला आया, तो मुझे निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वेयर। अब ये आएगा AMU में, ये सी वेलोसिटी है हमारी मीटर पर सेकंड में, तो इसकी कितनी एनर्जी आएगी, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट MEV को कन्वर्ट कर लेते हैं इसको MEV में, तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, E बाइंडिंग इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ जेड प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, तो और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931 और आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्ट तरीका ही करने का है सॉल्व को इसको। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई न्यूक्लियस दिया होगा, उसको ब्रेक करेगा, पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी कितनी है निकालो। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल कितना है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होता है। आपको केवल यहाँ पुट करना है, 931 से मल्टीप्लाई करना है और MEV में आपका आंसर आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का यही आता है, जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है 2 नंबर का। सेकंड नंबर पे आता है डेंसिटी वाला जो बताया था पीछे, उसके अलावा और भी कुछ पूछ सकते हैं, तो चैप्टर पूरा कवर हो ही जाएगा। तो यहाँ फोकस करना है, इस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अभी हम, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें निकालना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। चलो वो करते हैं। अब न्यूक्लियर के जो हमारे न्यूक्लियर मासेस हैं, एटॉमिक मासेस हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इनको हमें मेजर करने के लिए एक छोटी यूनिट चाहिए जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। इसको दिखाते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट को दिखाएंगे AMU से, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब ये क्या होती है, एक यूनिट है जो एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मासेस को मेजर करने के काम आती है। अब इसका मतलब क्या है, एक एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए C12 एटम। तो C12 एटम, C मतलब कार्बन, तो कार्बन 12 का एटम है, उसका 1/12 कर देंगे तो जो मास आएगा उसको बोलते हैं 1 AMU। इसकी वैल्यू होती है 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 10⁻⁻27 kg। अब एक यूनिट भी आती है, यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे, तो जो एनर्जी होती है यहाँ हम बात करते हैं उसमें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
which is accelerated through a potential difference of 1 वोल्ट। ये एनर्जी जो होगी, अब हम लिखेंगे कैसे इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन ई इंटू 1 वोल्ट। अब चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1 EV इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1 वोल्ट, मतलब 1 हो गया। तो ये हो कितना हो गया, यूनिट किसकी, एनर्जी की यूनिट है, तो ये हो गया Q इंटू वी, ये चार्ज है, चार्ज इंटू वोल्ट कितना बन गया, W क्या होता है, V इंटू क्यू। यहाँ से फॉर्मूला पता होगा आपको, V इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से क्या आएगा, W क्या आएगा, जूल में आएगा। ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 जूल को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम कई बार यूज़ करते हैं बड़ी यूनिट जिसको बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 6 यहाँ कम कर देंगे तो 1.6 10⁻⁻13 जूल, इसको बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या बचा है चैप्टर के अंदर, मास डिफेक्ट, देन बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस। मास डिफेक्ट क्या है कि मेरे पास एक न्यूक्लियाइड है ZA, इसका कुछ मास है। अगर मैं इसको फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता हूँ, 2 पार्ट्स मान लिए मैंने, यहाँ हो गया मेरा Y और Z में, तो इन दोनों का मास जो जोड़ के निकालता हूँ और इसका मास देखता हूँ, मास ऑफ X छोटा होगा मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ Z से। अब छोटा क्यों हुआ, यहाँ फॉर्मूला बनता है आइंस्टीन का, मास एनर्जी रिलेशन यूज़ करेंगे, E = mc²। एनर्जी मास और c² क्या है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहाँ ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया, इसको ब्रेक किया तो हमने जो एनर्जी सप्लाई करी वो किस में कन्वर्ट हो गई, मास में, जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बताने वाले हैं अभी। तो ये हमारा होता है क्या, मास बढ़ गया और इस डिफरेंस को इसमें से ये वाला मास कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। तो डेल्टा M में क्या करता हूँ, अगर एक न्यूक्लियाइड में क्या करना है मेरे को, डेल्टा M हो गया जेट मास ऑफ प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, A- जेट मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन। पूरे इसके अंदर न्यूक्लियंस कितने हैं, उनका मास माइनस करना है, क्योंकि जब कंबाइंड थे सारे तो मास उसका कम था, अलग अलग ब्रेक कर दिया प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, तो मास बढ़ गया। और ये डिफरेंस जो हमारा आया इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसी को बोलते हैं, टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियस। तो ये हमारा आता है मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट की अगर बात करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्या बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकालनी है, ई बाइंडिंग डेल्टा M इंटू c², यहाँ से फॉर्मूला आया, तो मुझे निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई बाई c²। अब ये आएगा AMU में, ये C वेलोसिटी है हमारी मीटर पर सेकंड में, तो इसकी कितनी एनर्जी आएगी, इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट MEV को कन्वर्ट कर लेते हैं इसको MEV में, तो सिंपली हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, E बाइंडिंग इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ Z प्लस A - Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियन, तो और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931 और आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्ट तरीका ये करने का है सॉल्व को इसको। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई न्यूक्लियस दिया होगा, उसको ब्रेक करेगा, पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी कितनी है निकालो। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, एटॉमिक नंबर चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल कितना है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया होता है।
आपको केवल यहाँ पुट करना है, 931 से मल्टीप्लाई करना है और MEV में आपका आंसर आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का यही आता है, जो न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है 2 नंबर का। सेकंड नंबर पे आता है डेंसिटी वाला जो बताया था पीछे। उसके अलावा और भी कुछ पूछ सकते हैं तो चैप्टर पूरा कवर हो ही जाएगा। तो यहाँ फोकस करना है, इस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं अभी हम। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके, तो ये हमारा हो गया बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें निकालना होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है और बाइंडिंग एनर्जी कर्व। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, इसका फॉर्मूला है। अब लिखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या सिंपल बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस and send the nucleons at infinite distance। क्यों? so that they do not have any interaction। समझने के लिए ये हो गया। और सिंपली ऐसे डेफिनेशन कर सकते हैं आप लोग, द एनर्जी दैट बाइंड्स न्यूक्लियंस इनसाइड न्यूक्लियस टुगेदर, ये भी हो सकती है। और समझ लो यहाँ से क्या करना है, दो न्यूक्लियंस को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है इतने डिस्टेंस पे जहाँ उनमें कोई इंट्रैक्शन ना रहे। तो हम बोलते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी एट इनफिनिट कितना हो जाएगा, 0। और सिंपली लिख सकते हैं दैट एनर्जी द एनर्जी दैट बाइंड्स न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस टुगेदर इज बाइंडिंग एनर्जी। तो अब बनाते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक दिखा रहा है हमको वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद द मास नंबर। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कैसा दिख रहा है। ऑलमोस्ट हमारा एक कर्व बन रहा है, बट कुछ बीच में स्पाइक्स बन रहे हैं। वो स्पाइक्स क्यों बन रहे हैं कि जैसे हम देख सकते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, लिथियम, हीलियम, ऑक्सीजन, तो इन पर देखेंगे कि डिफरेंट हमको स्पाइक्स मिल रही हैं, अप डाउन कर रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाले जो शार्प पॉइंट्स दिख रहे हैं वो हमारे नेबरिंग न्यूक्लियाई से कुछ ज़्यादा ही स्टेबल हैं। This is the graph for the binding energy per nucleon as a function of mass number. From this graph, the question will be features of this graph. First feature कि जो लाइटर न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। जब मास नंबर बढ़ा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। आफ्टर सम टाइम मास नंबर बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी कम होनी स्टार्ट कर देती है। सेकेंड पॉइंट, जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट स्मूथ दिख रहा है। कुछ स्पाइक्स यहाँ दिख रही हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन 16 है और हीलियम है। इस स्पाइक्स का मतलब ये है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है बाकी नेबरिंग न्यूक्लियाई से। दैट मीन्स दीज आर मोर स्टेबल देन द अदर नेबरिंग न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, Fe के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है जिसकी वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी कितनी आती है इस कर्व में, 8.8 MeV आएगी। उसके बाद मास नंबर 120 तक, 40 से लेके 120 तक जिनका एवरेज अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं पर न्यूक्लियन तो वो आती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे जाते हैं, लास्ट तक जाते जाते बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम पे पहुंच जाती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी से हम बता सकते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल होता है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। बाइंडिंग एनर्जी कर्व से पता चलेगा कौन से न्यूक्लियाई फिजन करेंगे, कौन से फ्यूजन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मास वाले हैं, जिनका मास नंबर बहुत ज़्यादा है, वो भी कम स्टेबल हैं। जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो भी बहुत कम स्टेबल हैं। जो बीच में लाई करते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
तो हैवी न्यूक्लियाई क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए ब्रेक होंगे फ्रेगमेंट्स में, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फिजियन। और लाइटर न्यूक्लियाई विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियाई सो दैट दे कैन लाई इन द मिड रेंज ऑफ द कर्व टू गेट मोर स्टेबिलिटी। तो ये कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिजियन और न्यूक्लियर फ्यूजन का, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो nuclear fission is used as the principle of atom bomb and nuclear fusion is used as the principle of nuclear bomb. Since nuclear bomb is having more energy than the atom bomb and we know that nuclear fusion releases more energy than the nuclear fission. So chapter is over now. These are the topics covered in the CBSE syllabus. So जिसने वीडियो अच्छे से देख ली है, पूरा समझ में आ गया होगा चैप्टर, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स एंड द न्यूमेरिकल्स. So please subscribe the channel and share the video to the maximum number of students. Like, comment